आज रिवीजन करते हैं इकोनॉमी की फर्स्ट 5 यूनिट। कृषि कृषि अर्थव्यवस्था की भूमिका। कृषि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 2006 में कृषि को समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई थी। केवल अफीम की कृषि संघ सूची का विषय है। कृषि भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। विश्व बैंक के अनुसार कृषि से सृजित जीडीपी अन्य क्षेत्रों से सृजित जीडीपी में 4 गुना अधिक प्रभावी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 16% योगदान है। तो सकल घरेलू यानी जीडीपी में 16% योगदान है। रोजगार ज़्यादा लोगों को देती है, लेकिन ये तो वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई, जो कि 23-24 के मुकाबले 1.4% की अधिक थी। तो कृषि महत्वपूर्ण बिंदु है कि कृषि 16% जीडीपी में योगदान देती है। वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर 46.1% श्रम शक्ति को रोजगार जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि दर की गई है। तो भारत में जो रोजगार देता है तो 46% रोजगार देता है और इसमें 5% तक की वृद्धि भी हुई है। पर भारत का कृषि निर्यात यानी निर्यात कितना करता है तो 51.12 बिलियन डॉलर से घटकर अपना निर्यात क्या हुआ 48.77 बिलियन डॉलर हुए, यानी जो है निर्यात थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि चावल की जो खेती थी उसको निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस साल। तो वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात मूल्य जो खाद्य प्रसंस्करण निर्यात जो है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय कुल निर्यात का 11.7% यानी कुल जो निर्यात होता है भारत का विदेशों में उसका 11% निर्यात कृषि क्षेत्र से होता है। भारत में कृषि का समुचित इतिहास। तो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। फिर लगभग 85% ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी मतलब उस समय। फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्पादकता में निरंतर गिरावट आई, यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन उत्पादकता में गिरावट आई, उत्पादन कम होने लगा। तो कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण दोषपूर्ण भू राजस्व प्रणाली थी। क्यों उत्पादन कम होने लगा? क्योंकि दोषपूर्ण भू राजस्व प्रणाली आ गई थी। कृषि का व्यवसायीकरण, किंतु इसका लाभ किसान को नहीं, मतलब कृषि का व्यवसायीकरण हुआ ब्रिटिश काल में लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, यानी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर संचार की सुविधाओं का भी अभाव था, उर्वरक का अभाव था, ऋण की सुविधा का अभाव था, यानी ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, और निवेश हेतु पूंजी उनके पास नहीं थी। फिर वर्ष 1950 से 1990 तक भारत की कृषि कैसी रही? तो स्वतंत्रता के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि मुख्य फोकस था। तो 1956 से 1965 यानी 5 वर्षों में 3% प्रति वर्ष की बहुत अच्छी कृषि वृद्धि के बावजूद भारत में भोजन की कमी का सामना करना पड़ा, यानी 3% भोजन में वृद्धि भी हुई फसल में, लेकिन फिर भी भुखमरी का सामना और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। तत्कालीन भारत अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात और जैसे PL 480 के तहत अमेरिका के गेहूं के आयात पर निर्भर था। तो भारत ने 1954 में अमेरिका के साथ सहकारी कृषि व्यापार विकास सहायता के तहत खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक सार्वजनिक कानून था PL 480 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, ताकि भारत को खाद्य आपूर्ति हो सके। बाद में यह गलत कदम सिद्ध हुआ। इसके पीछे के कारण इस प्रकार हैं कि अमेरिका पर भोजन पर बढ़ती निर्भरता, भारत और चीन, मतलब अमेरिका के ऊपर भोजन पर निर्भर हो गया था भारत, और फिर चीन के साथ 1962 और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध लड़े गए। तो और 2 अकाल पड़े 1965 से 66 की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिए, और 2 अकाल पड़ गए जिसके कारण गंभीर समस्या हो गई। अमेरिका ने उस समय खाद्य आपूर्ति को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जब भारत गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा था और भोजन में आत्मनिर्भर भी नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान ने का नारा दिया और उन्होंने भारत को खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवर्तन को बढ़ावा और हरित क्रांति शुरू की।
कुछ ही समय में भारत खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन गया। 1966 से 90 के दौरान प्रथम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे प्रयासों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हो गए। अब भारत की कृषि की वर्तमान स्थिति, तो 1991 के बाद भारत में नवीन आर्थिक सुधार हुए। इन सुधारों के फलस्वरूप द्वितीयक और विशेषकर तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ, किंतु तुलनात्मक रूप से कृषि क्षेत्र में अपेक्षित सुधार का स्वरूप निर्मित नहीं हुआ। मतलब द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में विकास हुआ इसके बाद, लेकिन कृषि में उतना ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया 91 के बाद। तो 1951 से 51 में जीडीपी कृषि की भागीदारी 52% थी। पहले जीडीपी में कृषि 52% का योगदान देती थी, लेकिन वर्ष 2025 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 14 से 15% है। अब वर्तमान में 14-15% ही जीडीपी में योगदान है कृषि क्षेत्र का। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में कहा गया है कि वर्ष 25 की पहली छमाही में कृषि वृद्धि स्थिर रही, यानी जो 2025 का साल रहा तो उसमें कृषि वृद्धि बिल्कुल स्थिर रही, नहीं हुई, लेकिन दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली 4 तिमाहियों की तुलना में सुधार को दर्शाती है। फिर पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% अधिक है। तो 5 सालों में अभी जो खाद्यान्न है वो थोड़ा बड़ा है। 2023 में दुनिया के 8वें सबसे बड़े कृषि निर्यातक के रूप में रेखांकित होने के बावजूद घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण भारत का जो कृषि निर्यात है वो 2023 में क्या है, $51.5 बिलियन से घटकर $48.77 बिलियन हो गया था, क्योंकि चावल के निर्यात और गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रमुख निर्यात गंतव्य, यानी कहाँ कहाँ निर्यात होता है, तो अमेरिका में होता है पहले, फिर सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं अमेरिका और अफ्रीका में भारत निर्यात करता है। फिर प्रमुख निर्यातक श्रेणियाँ, यानी अनाज, फल, सब्जियाँ और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ, पशु उत्पाद और फूलों की खेती, जैव उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस, चावल, जो कुल कृषि निर्यात का लगभग 52% हिस्सा है। तो जो कृषि होती है तो इनका 52% हिस्सा तक निर्यात कर दिया जाता है। कृषि निर्यात नीति का फोकस अगले दशक में कृषि निर्यात में $100 बिलियन हासिल करना है। इनकी अगली कृषि नीति अब क्या है, तो लक्ष्य है कि $100 बिलियन तक हासिल करना है। भारत में कुल क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग है तो 51% भाग पर भारत की कृषि होती है, फिर 4% भाग पर चारागाह है, 21% भाग पर वन है और लगभग 24% बंजर भूमि है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 51% पे कृषि, 4 पे चारागाह है और 21 पे वन और 24 पे बंजर भूमि है। कृषि योग्य बंजर भूमि को 5 से अधिक वर्ष के लिए बिना उपयोग के छोड़ दिया जाता है और अनुपयोगी भूमि की श्रेणी में आती है। तो कृषि अयोग्य जो बंजर भूमि किसे कहते हैं, जो 5 वर्ष तक उसमें खेती नहीं हुई है, अनुपयोगी हो गई है। बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जाती। तो कृषि योग्य भूमि मतलब वो होगी जो अभी मतलब 5 वर्ष से खेती नहीं है लेकिन उसे बनाया जा सकता है। लेकिन बंजर जो भूमि होगी उसे क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती और अर्थात कृषि कार्यों के लिए अयोग्य भूमि होगी, तो उसे बंजर भूमि बोल देंगे। भारतीय कृषि की विशेषता, फसल सघनता से तात्पर्य फसल जो कृषि की विशेषता है तो फसल सघनता जो है उसे तात्पर्य एक वर्ष के दौरान भूमि की निश्चित क्षेत्रफल में उगाई गई और काटी गई फसलों की संख्या से है। यानी एक साल में कोई 3 फसलें बोता है, कोई 2 फसलें, कभी एक ही फसल बो पाती है, तो उसे फसल की सघनता कहेंगे कि निश्चित भूभाग है लेकिन साल भर में कितनी फसल उगा सकते हैं वो। जोत का छोटा आकार, तो जोतों का आकार कैसे, मतलब कृषि की विशेषता है कि कितनी उगा सकते हैं। फिर जोत के आकार के आधार पर सीमांत जोत जिनके पास 1 हेक्टेयर तक लगभग 0.1 से 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है तो सीमांत जोत। फिर छोटे जोत जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक होती है। फिर अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 के मध्य होते हैं। फिर मध्यम जोत
जिनके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है, और बड़े जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है। तो इस तरह जोतों का आकार है। और इसमें किसान का प्रतिशत है कि किस तरह से काम करते हैं। तो सीमांत जोत में जो है, जिनके पास सबसे कम भूमि है, उसमें 67% किसान काम करते हैं, सबसे ज़्यादा। फिर छोटे जोत जो हैं उनमें 70%, अर्ध मध्यम जोत में 10% लोग काम करते हैं, और मध्यम जोत जो है उसमें 4% किसान काम करते हैं। और जो सबसे बड़े जोत हैं, यानी सबसे बड़ी जिनके पास भूमि है, वो बिल्कुल 0.73% ही काम करते हैं, यानी खुद किसानी नहीं करते हैं वो। तो जोतों की संख्या सीमा ज़्यादा बढ़ेगी तो किसान उतना काम नहीं करते, लेकिन छोटी जमीन पर ज़्यादा किसान निर्भर हैं। 2015-16 में कृषि जनगणना के अनुसार भारत की अधिकांश भूमि जोत 85% छोटे और सीमांत है, यानी ज़्यादा किसान छोटे कृषि पर निर्भर हैं। जोतों का औसत आकार 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर अब क्या हो गया है, 2015-16 में अगर कहें तो 1.08 हेक्टेयर रह गया है। जो पहले मतलब एक जोत होती थी भूमि एक किसान के पास, तो वो प्रति 2.8 हेक्टेयर होती थी। अब प्रति किसान के अगर मापा जाए तो अब 2015-16 के हिसाब से तो 1.08 हेक्टेयर हो गई है। और इस तरह से बताया कि 1980-81 में भी 1.84 हेक्टेयर हो गई थी। इस तरह घटती गई और अब इतनी बची है। 2015-16 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकांश भूमि जो 85% छोटे और सीमांत है हो गया है, अभी बताया। फिर भारत और अमेरिका के पास विश्व की कृषि योग्य भूमि का 22% हिस्सा है। तो भारत के पास और अमेरिका के पास विश्व की कृषि भूमि का 22% हिस्सा है, क्योंकि वहाँ अच्छे अमेरिका में बड़े बड़े मैदान हैं, और भारत के पास भी उत्तर का बड़ा मैदान है। भारत की तुलना में चीन के पास कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल कम है। यह चीन की विशाल भूभाग के कारण है। मतलब चीन के पास क्या है, कृषि योग्य भूमि भले ही उसके पास कम है, पर उत्पादकता वहाँ ज़्यादा है। 2023 तक विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि चीन के पास लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, जबकि भारत के पास लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर विशेष रूप से कृषि भूमि के लिए समर्पित है। यानी भारत के पास 170 मिलियन हेक्टेयर ज़्यादा भूमि है चीन से कृषि के लिए, और चीन के पास कम है, जो दर्शाता है कि भारत के पास कृषि भूमि का बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद चीन का समग्र कृषि योग्य भूमि क्षेत्र व्यापक है। चीन से मतलब भारत का व्यापक है, और क्योंकि इसमें घास के मैदान और चारागाह सहित व्यापक कृषि पद्धतियां हैं। तो चीन के पास लेकिन पद्धतियां अच्छी हैं। भारत के पास कृषि भूमि का बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद चीन की समग्र कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र चीन का व्यापक है, क्योंकि इसमें घास और मैदान चारागाह आदि सब पद्धतियां हैं। फिर भारत में संचित भूमि का मतलब सिंचाई योग्य भूमि है, जो उसका अनुपात चीन से अधिक है। भारत में चीन से अधिक सिंचाई भूमि का अनुपात भी अच्छा है। चीन का सिंचाई क्षेत्रफल खेती योग्य क्षेत्र में 41% है, जबकि भारत में 48% है। हालांकि चीन में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता भारत के 2.7 ट्रिलियन प्रति हेक्टेयर की तुलना में अधिक है, यानी 4.7 ट्रिलियन है। यानी भारत में 2.7 ट्रिलियन हेक्टेयर में उत्पादन होता है और वहाँ उत्पादकता है वहाँ, जबकि 4.7 ट्रिलियन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है। यानी चीन की उत्पादकता भारत से अच्छी है। भारत में सिंचाई ये हो चुका है कि इतनी है। अब है भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि और कुल सिंचाई क्षेत्र और सकल बुआई क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद भारत चीन की कृषि उत्पादकता के मामले में काफ़ी पीछे है। तो भारतीय क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं कि मानसून पर अधिक निर्भरता है, मानसून पर निर्भर रहते हैं, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था एवं मशीनीकरण का अभाव, यानी मशीनीकरण नहीं है, और मानसून पर निर्भरता भी है। फिर
मृदा अपरदन है, यानी मृदा का अपरदन हो जाता है तो गुणवत्ता उसकी समाप्त हो जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अभाव है, जबकि चीन अच्छे मॉडिफाइड बीज का उपयोग करता है। फिर समुचित अवसंरचनात्मक विकास की कमी है, यानी खाद्य पदार्थों को संग्रह करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास नहीं हुआ है और भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है भारत में। फिर नई पीढ़ी की कृषि में कम रुचि है, किसानों में शिक्षा और जागरूकता की भी कमी है। नवीन तकनीकों एवं पद्धतियों की किसानों तक समुचित पहुंच नहीं है। फिर सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की कमी है, सूचना पहले से नहीं पहुंच पाती, मौसम तकनीक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती तो उसकी कमी है। शुल्क की बड़ी मात्रा, यानी किराया, स्थानीय कर और शुल्क, यानी किसानों के पास समस्या है कि उन्हें बड़ी शुल्क किराए के रूप में मतलब अपना सामान ले जाने के लिए चुकानी पड़ती है। बेचने का कमीशन देना पड़ता है, अगर मंडियों में बेचते हैं तो चुंगी लगती है, तौलने का पैसा लगता है। फिर जनसंख्या का दबाव है भारत में, और कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है, यानी उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है फिर भी उस काम में लगे हुए हैं। फिर औसत भूमि धारण की निरंतर कमी है। समुचित वितरण सुविधाओं का अभाव है, यानी समुचित वितरण सुविधाएं नहीं है। किसानों की वित्त और ऋण तक पहुंच का अभाव है, यानी आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान की समस्याएं हैं। और ऋण के क्षेत्रीय वितरण भी असमान है, यानी सबको समान रूप से ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकारी नीतियों के प्रति संदेह एवं आक्रोश है, और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, यानी सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। और फिर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं, और जोत का छोटा आकार, यानी किसानों के पास छोटे छोटे आकार के खेत हैं। फिर भारत में कृषि संबंधित क्रांतियां, तो भारत में प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, सदाबहार क्रांति, अन्य क्रांतियां हुई हैं। प्रथम हरित क्रांति, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादों में भारी कमी हुई, तो उत्पादनता में क्या हुई, भारी कमी आ गई, जिससे कृषि में लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों का औसत 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जे थे, इनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम थी, और 10% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, नहीं बहुत सारी कमियां थीं, तो खाद्यान्न की उत्पादकता में कमी आ गई। फिर गेहूं, धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, यानी 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्वतंत्रता के समय होता था, 1 हेक्टेयर में 8 किलोग्राम। पहली 2 योजना 1950 से 60 में सिंचाई के विस्तार और उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने पर बल, लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा का कोई स्थायी हल नहीं निकला, यानी सिंचाई और उर्वरक बढ़ाने पर जोर दिया लेकिन उसका भी समाधान नहीं हो पाया। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, और निम्न कृषि उत्पादकता और बार बार पड़ने वाले सूखा और खाद्य आयात पर निर्भरता के कारण 60 का जो दशक था, देश में गंभीर खाद्य संकट आ गया। खाद्य निर्यात देश अमेरिका का भारतीय शासन प्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप था, और खाद्य जो निर्यात कर रहा था अमेरिका, वो भारत की नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा था, भारत के प्रशासन में। तो भारत में प्रथम हरित क्रांति हुई, यानी 1956 से 65 में 3 प्रति वर्ष की बहुत अच्छी वार्षिक कृषि उत्पादन के बावजूद भोजन की कमी रही, लेकिन भारत में अब है भारत में 3% की कमी का सामना करना पड़ा उसे। 3% वार्षिक वृद्धि के बाद भी कृषि भोजन की कमी का सामना रहा भारत में। फिर भारत ने वर्ष 1954 में अमेरिका के साथ सरकारी कृषि विकास सहायता के स्तर पर जो दीर्घकालिक सार्वजनिक वो डील थी, एक PL 480 समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे, और भारत ने PL 488 योजना के तहत 1956 से अमेरिका से आयात करना शुरू कर दिया था भारत ने। बाद में ये कदम गलत साबित हो गया, और
उस समय क्या हुआ कि भारत, चीन, पाक और पर दो अकाल भी पड़ गए और दोनों के साथ युद्ध हो गया। गंभीर समस्या हुई। अमेरिका ने भारत को खाद्य आपूर्ति के से पीछे भी हट गया अमेरिका, कि हमें नहीं दे पाना है। अमेरिका ने उस समय अस्थायी रूप से मतलब बंद कर दिया था और गंभीर सूखी की स्थिति का सामना कर रहा था और भारत और भोजन की आत्मनिर्भर भी नहीं था। तब जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और से क्या है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया। फिर हरित क्रांति अब आई। तो हरित क्रांति 60 के दशक में प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, तो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। तो नॉर्मन बोरलॉग थे जो वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उत्पादन क्षेत्र वाली किस्मों यानी हाई हील्ड वेराइटी की किस्म के लिए विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कारों ने दिया गया और भारत के एम.एस. स्वामीनाथन थे। फिर हाई हील्ड वेराइटी में प्रारंभिक सफलता मैक्सिको को मिली, यानी अमेरिका के साथ पास वाला देश मैक्सिको को सबसे पहले वहीं के थे ये नॉर्मन बोरलॉग, वहाँ मिली। इसका उद्देश्य लघु अवधि के लिए यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को इसने दूर कर दिया। दीर्घ अवधि के लिए, तो दीर्घ अवधि में क्या हुआ, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, यानी ग्रामीण कृषि पर और औद्योगिक विकास पर आधारित जो कृषि थी उसका आधुनिकीकरण किया जाए और बुनियादी ढांचे का विकास और कच्चे माल की आपूर्ति की जाए। तो इस आधार पर भारत का और दीर्घकालिक में लक्ष्य रखा गया। अब इसका लक्ष्य था खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करना, गरीबी भुखमरी को कम करना, कृषि क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना, यानी कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना, कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अधिक कुशल और लाभदायक और प्रतिस्पर्धी बनाना, यानी विश्व में बेचना भी होगा इसका और कृषि का आधुनिकीकरण होगा तो भुखमरी भी समाप्त हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। फिर उच्च उत्पादन देने वाली किस्म हाई हील्ड वेराइटी का उपयोग किया जाए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग, जोतों की चकबंदी यानी छोटी छोटी जमीन पर खेती होती है उसकी एक साथ करके खेती की जाए यानी चकबंदी की जाए, फसल की तीव्रता और उपज बढ़ाने के लिए एक ही खेत में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाएं, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाए, कृषि वाले लोगों को भी और उद्योग वाले लोगों को, दोनों को इसमें रोजगार हो, और स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल और विषम जलवायु या रोगों का सामना करने में सक्षम हो। तो ऐसे पौधों का उत्पादन किया जाए जो मौसम के अनुसार अनुकूल हो। वर्ष 1965 में और फिर 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पुनर्गठित किया गया। तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसका गठन 65 से 1973 में किया गया। फिर इसने क्या किया, गेहूं और चावल के लिए, बाजरा और मक्का के लिए हाई हील्ड वैरायटी बीज का निर्माण किया। तो के 68 गेहूं की किस्म सबसे उल्लेखनीय हाई हील्ड वैरायटी के बीज थे। तो इसमें और भी बीज बनाए गए और डॉक्टर एम.पी. सिंह को के 668 गेहूं प्रजाति का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया, यानी उन्होंने एक और किस्म की फसल बनाई। लक्षित फसलें कौन थी इसमें, तो गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा प्रमुख फसलों को लक्षित किया गया था। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार रहा। गैर खाद्यान्न फसलें नई रणनीति के दायरे से बाहर हुई। गैर खाद्यान्न फसलें थी जो उस रणनीति में नहीं आई, केवल खाद्यान्न फसलों पर इस रणनीति में जोर दिया गया था। शुरुआती चरण और सरकारी समर्थन, तो शुरुआती चरण और सरकारी समर्थन, इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम हाई हील्ड वैरायटी को
वर्ष 1960 और 63 के दौरान देश के 7 राज्यों और 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम का नाम दिया गया। यह प्रयोग सफल रहा और वर्ष 66 से 67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया गया तो पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाई वैरायटी के प्रयोग, उर्वरकों तथा कीटनाशकों की किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रारंभ कर दी गई। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, तो हरित क्रांति जो सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण गेहूं, चावल जैसी फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। 1965 से 66 में भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन था, जो 70 के दशक में बढ़कर 20 मिलियन टन और 1980 तक 35 मिलियन टन तक हो गया। तो खाद्यान्न में हरित क्रांति ने, गेहूं चावल ने इतना उत्पादन किया, यानी कई गुना वृद्धि कर दी। तो जो पहले 10 मिलियन टन था वो 35 तक हो गया। फिर इसमें आत्मनिर्भरता यानी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भारत खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सका और आयात पर निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति से पहले भारत खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। तो भारत 60 के दशक में खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन 10 के दशक तक आत्मनिर्भर बन गया। तो 10 साल के अंदर वो आत्मनिर्भर बन गया। केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था, यानी भंडारण भी हुआ, यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था, अब बेच भी सकता था। तो खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर भी उत्पादकता में वृद्धि हो गई। किसानों की आय में वृद्धि, उत्पादन बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को अधिक लाभ हुआ। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। उनकी जो आय थी उन्हें अधिक प्राप्त हुई तो उनका निवेश किया गया, जिससे पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ावा मिला। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश नशा, शराब इत्यादि के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ गई, यानी उन्हें ज़्यादा रुपए मिल गया तो उनकी अंदर ये वाली गलत आदतें भी आ गई। फिर हरित क्रांति से पूर्व महिलाओं कृषि कार्यों में भी भागीदारी होती थी, किंतु हरित क्रांति के बाद महिलाओं का मुख्य कार्य घरेलू स्तर ही सीमित हो गया, तो महिलाओं की स्थिति निम्न हुई। फिर नई तकनीकों का उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और हार्वेस्टर जैसी मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ। रोजगार के अवसर, हरित क्रांति ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों जैसे खाद्य निर्माण, कृषि यंत्र और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति के कारण कृषि उपकरण निर्माण औद्योगिक विकास हुए, यानी उद्योगों के द्वारा कृषि के लिए जो अच्छे यंत्र हैं वो बनाए जाने लगे। बहुफसलीय और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी बहुत किस्म की फसलें उगने लगी तो श्रम बल की मांग बढ़ गई। हरित क्रांति से न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों और पनबिजली स्टेशनों से अधिक सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार में विभिन्न अवसर निर्मित हुए। तो किसानों की आय में वृद्धि इस तरह हुई। अब हरित क्रांति के नकारात्मक तो इस तरह से ये हुआ और कृषि उत्पादकता में सुधार किसानों द्वारा अपनी अधिक आय का पूंजीवादी में निवेश हुआ। फिर कृषि के नकारात्मक प्रभाव हुआ। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक, जैसे असमान क्षेत्रीय विकास, हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके अधिकांश प्रभाव पड़ा, जबकि पूर्वी भारत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इससे वंचित रहे और परिणाम स्वरूप क्षेत्र की असमानता की समस्या बढ़ गई। फिर मिट्टी की उर्वरकता में कमी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इससे वंचित रहे,
मिट्टी की उर्वरकता में कमी क्या है? अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता घटने लगी और मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। फिर पंजाब में मृदा अपरदन और लवणीयता की समस्या बढ़ गई। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ, जैसे कीटनाशकों और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से जल स्रोत प्रदूषित हुए और जैव विविधता का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव हो गया। जबकि कई हिस्सों में नदियों झीलों का जल दूषित हो गया, क्योंकि जो कीटनाशक थे वो उनमें बहकर गए और कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया कि कीटनाशक अधिक उपयोग करेंगे तो नुकसान होगा, तो इसमें शिक्षित नहीं किया गया। फिर फसल विविधता में कमी, केवल गेहूं धान जैसी फसलों को पर ध्यान देने से अन्य फसलों का उत्पादन घट गया, जैसे बाजरा ज्वार दलहन तिलहन की खेती में कमी आ गई। फिर छोटे किसानों को नुकसान, हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों को मिला, जबकि छोटे किसान संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह गए और बड़े जमींदारों ने मशीनों और आधुनिक बीजों का उपयोग किया, जबकि छोटे किसान इन सुविधाओं से वंचित रह गए। अब किसानों की ऋणग्रस्तता, यानी हरित क्रांति में महंगे बीज रसायन यंत्रों की आवश्यकता थी, जिससे छोटे किसान वहन नहीं कर सके और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पूंजी निवेश, यानी पूंजी ज़्यादा लगती थी तो पूंजी निवेश से छोटे किसान ऋणग्रस्त होने लगे, यानी उन्हें ऋण लेकर खेती करनी पड़ी और ऋण न चुका पाने के कारण किसानों को आत्महत्या के मामले विशेष रूप से महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़ गए। फिर प्रवसन हुआ, हरित क्रांति की वजह से पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा से लाखों जनसंख्या क्या है मजदूर के रूप में पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर रोजगार की तलाश में जाने लगी। और भारत में कुपोषण की दर का प्रभाव, फिर पहली हरित क्रांति के अनुभवों से सीख और द्वितीय हरित क्रांति के प्रमुख बिंदु, यानी पहली हरित क्रांति से जो सीख मिली और उसके प्रभाव हुए और उसके वृद्धि का हुई, तो सतत कृषि हुई, यानी आधुनिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उत्पादन से भूमि की उर्वरकता घट गई और इसमें क्या है कि पोषित खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। फिर फसल वैश्वीकरण, यानी गेहूं बाजरा और अत्यधिक निर्भरता, गेहूं और चावल पर अधिक निर्भरता हो गई। दलहन तिलहन फसल सब्जी और फसलों को जो प्रोत्साहित करना था तो उनको दलहन तिलहन को वो नहीं हो पाया। फिर जल संसाधन, यानी अत्यधिक सिंचाई और भू जल स्तर में गिरावट आ गई, तो अत्यधिक जल का वो किया तो भू जल स्तर में गिरावट आई और इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाना एवं सिर्फ स्थानांतरित सिंचाई इसकी ज़रूरत थी। फिर किसान सशक्तिकरण, यानी बड़े किसानों को मुख्य लाभ मिला और छोटे किसान इससे वंचित रह गए, तो छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि तकनीकी की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना और नीति समर्थन, यानी सीमित सरकारी प्रयासों और मूल्य निर्धारण में असमानता हुई, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और सब्सिडी की व्यापक लाभ देना का उद्देश्य था। इस तरह पहली हरित क्रांति के अनुभव थे और उसमें ये सीख मिली। फिर द्वितीय हरित क्रांति के तो सतत कृषि की ओर प्रायः आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को लागत कम हुई और लागत मतलब कम देनी पड़ी और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आया, तो सतत कृषि की ओर बढ़ावा हुआ आंध्र प्रदेश में। फिर तकनीकी नवाचार, पंजाब में स्मार्ट कृषि के तहत ड्रोन सेंसर आधारित तकनीक के उत्पादन बढ़ा है। फिर किसान का सशक्तिकरण, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष वित्त की सहायता मिल रही है।
तो निष्कर्ष है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन इससे पहली हरित क्रांति से सीख लेते हुए सतत और समावेशी विकास पर आधारित होना चाहिए और इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हर क्षेत्र में समान कृषि विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो इस तरह से तो द्वितीय हरित क्रांति के प्रमुख बिंदुओं के रूप में है ये। भूमि की सीमित उपलब्धता। कृषि योग्य भूमि सीमित है, इसलिए उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है और कृषि योग्य भूमि भारत के केवल 52% है, लेकिन खाद्य उत्पादकता की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। यानी भूमि सीमित है जो 52% है, लेकिन उत्पादन की आवश्यकता ज़्यादा है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तो भूमि सीमित है, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। फिर जलवायु परिवर्तन है, यानी अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसी घटनाओं और कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति। किसान लगातार लागत बढ़ने और लाभ कम होने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में 10,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। फिर पोषण सुरक्षा की आवश्यकता। केवल अनाज उत्पादन के बजाय विविध पोषण युक्त फसलों का ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि भारत में कुपोषण की दर अभी भी अधिक है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब निष्कर्ष है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण क्षति और जल संकट और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो ये सारे कारण हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि पहली हरित क्रांति ने भले ही खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, लेकिन इसके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, भूमि की घटती उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक समावेशी सतत द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है। तो वर्तमान परिस्थितियों के लिए अब द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है। तो आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए कि बढ़ती जनसंख्या की खाद्य की मांग है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। 2024 में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ को पार कर गई, जिससे खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। अब सदाबहार क्रांति क्या है? तो वर्ष 2007 में MS स्वामीनाथन की देखरेख में शुरू हुई 2017 में। उसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, पोषण को एक साथ लाना है। कृषि के स्वास्थ्य भी ध्यान दिया है, पोषण को भी ध्यान रखा जाए और उन पर एक इकाई के रूप में कार्य करना है। फिर विजन इसका खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा ले जाना है, इसका लक्ष्य है। सदाबहार हरित क्रांति फसल विविधीकरण और जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों के शुरुआत को बढ़ावा देती है। यानी जलवायु परिवर्तन होता है तो उस पर प्रभाव ना पड़े, इस तरह की उसको बढ़ावा देती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की संवेदनशीलता को कम करने में मदद करती है। यानी जलवायु परिवर्तन हो तो कृषि उतनी ज़्यादा संवेदनशील ना रहे। सदाबहार क्रांति ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचय और वाटर सोल्ट प्रबंधन के माध्यम से पानी की कुशल उपयोग पर जोर देती है। यानी बूंद बूंद करके ड्रिप सिंचाई, थोड़े से पानी में अधिक अच्छी फसल उगाना, इस पर ध्यान देती है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना कार्यक्रम, यानी पूर्वोत्तर भारत है जो पूर्वी भारत, वहाँ हरित क्रांति तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। तो कृषि विकास की योजना की एक उपयोजना है, जिसे 2010 और 11 में शुरू किया गया और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 7 पूर्वी राज्यों में लागू किया गया। तो कृषि विकास के लिए 2011 में आई है।
पूरी भारत हरित क्रांति। तो पूर्वी राज्यों में लागू करना इसका उद्देश्य है। और पूरी भारत में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना, यानी चावल उत्पादन में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। इस प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, मोटे अनाज, दालें, तिलहन जैसी अन्य फसलें पहले से ही शामिल हैं। तो इस प्रणाली में और सब चीज़ें दाल, दलहन, तिलहन जैसी फसलें पहले शामिल की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। नोडल एजेंसी किसान एवं सहकारिता विभाग है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास 2007-08 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य कृषि को 4% वार्षिक कृषि विकास प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, यानी 4% तक वार्षिक कृषि का विकास हो, तो विकास को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य देश में सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है। 2017-18 में इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र क्रियाकलाप के लिए लाभकारी दृष्टिकोण में बदल दिया गया, जिससे कृषि उद्यमिता, नवाचार, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देते हुए पूर्व और कटाई के बाद बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कृषि की जब हो रही है तो उसका उद्योग बढ़े, तो उसके संवर्धन के लिए नवाचार अपनाया जाए, और जब कटाई हो तो उसके बुनियादी ढांचा बनाया जाए ताकि उसको एकत्र जगह पर रखा जाए। इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्ष आधारित क्षेत्र विकास, यानी वर्ष के आधार पर हर क्षेत्र का विकास हो, कृषि का वानिकीकरण हो, यानी वन नीति भी चलाई जाए, फसल विभेदीकरण सहित विभिन्न पहल शामिल हैं। तो राष्ट्रीय विकास पहल में ये सारी पहलें शामिल हैं। फिर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10% का वित्त पोषण, यानी 90 केंद्र सरकार देगी और 10 पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं वो उसमें देंगे। अन्य राज्यों के लिए ये 60 और 40% के वित्त पोषण था। यूनियन टेरिटरी के लिए 100% वित्त पोषण, यानी केंद्र सरकार ही देगी। फिर फोकस क्या है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, यानी राज्य भी इसमें कृषि में अपना योगदान दें और कृषि को प्रोत्साहित करें। स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, यानी राज्य अपने हिसाब से योजनाओं का बनाएं और क्रियान्वयन करें, और लचीलापन प्रदान करना। अब है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के साथ आई श्वेत क्रांति, यानी पशुओं का विकास करना है। इसमें 1970 में ऑपरेशन फ्लड, इसके प्रेरणादाता कौन है, तो वर्गीज कुरियन कुरी जिसके प्रेरणादाता है। प्रथम चरण इसका 1970-78 में आया, द्वितीय चरण 78 से 85 में आया, और तीसरा चरण 85 से 95 में आया। तो इसका उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। तो श्वेत क्रांति थी जो सबसे पहले प्रथम चरण 70 से 78 के बीच आई, और इसमें 64 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के रूप में काम किया गया। प्रथम चरण जो था, इस चरण को खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए वाटर ऑयल, यानी यूरोपीय जो था संघ उसके द्वारा दान किए गए वाटर ऑयल और स्किड मिल्क पाउडर की बिक्री से प्राप्त धन से वित्त पोषित किया गया था। यानी यूरोप वालों ने क्या है, तो बटर ऑयल जो भी था उसकी बिक्री से प्राप्त जो धन था उसके द्वारा उसको भारत को दिया गया था, वित्त पोषण दिया गया था। और फिर दूसरे चरण में 81-85, तो इस चरण में के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई, यानी दुग्धशालाएं जो है गौशालाएं, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी भारत में, 18 से 136 तक बढ़ा दी गई। अब दूध की दुकानों का विस्तार, लगभग दूध की जो दुकानें हैं उनका विस्तार शहरों में 290 शहरी बाजारों में किया गया है, यानी दूध की दुकानें खोल दी गई, और एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई जिसमें
43,000 ग्राम सहकारी समितियों के 42,50,000 दूध उत्पादन शामिल किए। यानी ग्राम में जो समितियां दूध उत्पादन कर रही थी तो उनमें 42 लाख ऐसी उत्पादन समितियों को इसमें शामिल कर दिया गया। फिर तीसरा चरण आया, तो तीसरे चरण में क्या है, डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार कर उन्हें सक्षम बनाया गया। यानी डेयरी में दूध उत्पादन में जो काम करने वाली समितियां बनाई गई तो उनको समितियों का विस्तार किया, उन्हें सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। तो इसका मतलब है कि इसने डेयरी किसानों को स्वयं के विकास के लिए निर्देशित करने में मदद की, उनके संसाधनों पर उन्हें नियंत्रण प्रदान किया। यानी डेयरी किसान जो काम करते थे डेयरी उद्योग में तो उनके विकास के लिए इन्हें निर्देश दिए और संसाधन को नियंत्रण भी उन्हें प्रदान कर दिया। 2016-17 में भारत को विश्व के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने में मदद की और वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है। तो विश्व में 22% का उत्पादन दूध में भारत करता है। भारत में दुग्ध उत्पादन की स्थिति, तो आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार 23-24 में भारत का कुल दूध उत्पादन 240 मिलियन टन है, जो 2023 की तुलना में 3.76 अधिक है। तो भारत में दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, 240 मिलियन टन है। भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24%, यानी पूरे विश्व में 24% का योगदान भारत करता है दूध उत्पादन में। और शीर्ष उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं। अब श्वेत क्रांति 2.0, तो जब सितंबर 2024 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा भारतीय डेयरी जो भारत की डेयरी क्षेत्र है तो बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हुई, 2024 में हुई। और श्वेत क्रांति 2.0 महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से व्यापक पहल की गई। महिला किसान हैं उनको सशक्त बनाया जाए ताकि वो पशुपालन करें, उनको लाभ मिले। अब मूल लक्ष्य क्या है इसका, तो महिला किसानों को सशक्त बनाकर और अनुवांशिक सुधार, भ्रूण स्थानांतरण एवं इन वीटो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के माध्यम से उत्पादन लागत कम करके भारत में डेयरी क्षेत्र को परिवर्तित करना, यानी डेयरी क्षेत्र और अच्छा हो और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए इसके माध्यम से। तो इसका लक्ष्य है और इसका लक्ष्य सरकार का अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% तक की वृद्धि करना है। यानी 5 वर्ष के अंदर 50% की वृद्धि करना है दूध उत्पादन में। सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली खरीद को वर्तमान में 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 660 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से बिकता है जो दूध खरीद होती है, तो 1000 लाख लीटर तक करना है, इतना उत्पादन होना चाहिए। फिर डेयरी सहकारी समितियों द्वारा पहल के 5वें वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 100 मिलियन किलोग्राम दूध की खरीद की सक्षम बनाना है। यानी 5वें वर्ष के अंत तक 100 मिलियन जो किलोग्राम दूध है उसकी खरीद संभव हो सके उतना सक्षम बनाना है डेयरी समितियों को। अब है प्रारंभिक स्तंभ इसके, तो महिला किसानों को सशक्त बनाना, फिर स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यानी दूध उत्पादन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कैसे संरक्षित रखा जाए तो उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, फिर डेयरी उत्पादन निर्यात को भी बढ़ाना। तो निर्यात पहले महिला किसान को सशक्त बनाएंगे, फिर दुग्ध उत्पादन को बढ़ा देंगे, फिर डेयरी बुनियादी ढांचे को विकसित करेंगे और फिर निर्यात को बढ़ावा दे देंगे। अब वित्त पोषण,
जिसमें किस तरह से, तो प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषण किया। यानी डेयरी विकास के जो संस्था थे उसने अपना पैसा लगाया और उसको बढ़ावा दिया। इसके द्वारा 40,000 रुपये प्रति प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के हिसाब से 1,000 PACS को वित्त प्रदान किया गया। प्राइमरी सेक्टर को जो था तो वित्त 1,000 रुपये प्रति के हिसाब से प्रदान किया गया और 40,000 रुपये प्रति एक समिति को दिए गए। फिर श्वेत क्रांति 2.0 दुग्ध व्यापार में लगी महिलाओं को औपचारिक रोजगार में शामिल करने में मदद करेगी, क्योंकि उनको प्रदत्त धनराशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। तो जब महिलाएं इनमें काम करेंगी तो उनकी राशि बैंक खाते में सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके तहत सहकारी क्षेत्र की सभी संस्थाओं के सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का निर्णय लिया गया और सबकी महिलाओं के जो है बैंक खाते खोलने का निर्णय लिया गया। फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीली अर्थव्यवस्था। तो नीली अर्थव्यवस्था क्या है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 4.1% का योगदान है, मछली पालन से संबंधित है। तो इसमें 4% का योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। तटीय सदस्यों के जीवन में सुधार करती है ये और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करती है। समुद्री संसाधनों की सुरक्षा करना और रोजगार के अवसर का सृजन करना और तटों की भी सुरक्षा करना। तो भारत में मत्स्य पालन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो जल प्रदूषण, यानी उद्योगों से निकलने वाले कचरे से जल में विषमता होती है, यानी उद्योग से जो कचरा निकलता है वो जल में मिल जाता है। अत्यधिक दोहन, यानी वाणिज्यिक मछली पकड़ने से मछलियों की संख्या में गिरावट होती है। फिर जलवायु परिवर्तन, यानी समुद्र के तापमान में वृद्धि से मछलियों की प्रजातियां पर असर पड़ता है। और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, यानी मछली संरक्षण और भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी है, यानी उनका भंडारण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब नीली अर्थव्यवस्था का मसौदा 2021 में, यानी उसके लिए कोई नियम कानून बनाने के लिए एक मसौदा आया। इसमें क्या कहा गया कि नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय प्रशासन के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा है ये। तो तटीय समुद्री स्थानिक योजनाओं और पर्यटन, यानी तटीय क्षेत्रों में स्थानीयों के लिए योजना चलाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। समुद्री मत्स्य पालन और जलीय कृषि, यानी जल में जो कृषि की जाती है, और मछली प्रसंस्करण के लिए था। इसमें विनिर्माण, यानी उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सेवा और कौशल का विकास शामिल था। तो सुरक्षा के रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव भी इसमें था। पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो इसके लिए पीएम ने एक योजना चलाई, पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू की गई। यानी मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, तो जो डेयरी मंत्रालय है, पशुपालन का मंत्रालय, उसी ने मत्स्य पालन योजना शुरू की 2020 में। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के विकास के माध्यम से देश में नीली क्रांति को लाना था और क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक और 25 तक किया गया। तो इसका क्रियान्वयन 2025 तक किया जाएगा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी सभी राज्य वहाँ इस योजना को लागू किया जाएगा ताकि मत्स्य का उत्पादन किया जा सके। इसका लक्ष्य देश में कुल मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है, यानी 22 मिलियन तक तो बढ़ा देना है। कृषि सकल मूल्य वर्धित में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 9% करना, यानी जो सकल उत्पादन करता है जीडीपी में, तो उसका योगदान जो 4 है उसको 9% तक कर देना है। निर्यात से आयात को दुगना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए करना है। तो जो निर्यात है और आयात से उसको दुगना कर देना है निर्यात को, और 1 लाख करोड़ रुपए तक कर देना है निर्यात करना। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को लगभग 10% तक कम करना है। अब कृषि 4.0
पाश्चात्य कृषि क्रांति। इसमें स्मार्ट खेती और डिजिटल खेती के रूप में जाना जाता है, यानी कृषि की जो 4.0 आई जो उसमें डिजिटल खेती और स्मार्ट कृषि की जाएगी। इसमें चौथी बड़ी क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है, जो खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना है। तो आधुनिक तरीके से खेती करना है इसमें। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण यानी उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स और सटीक कृषि तकनीकी को पारंपरिक कृषि प्रथाओं में एकीकृत करता है। कृषि 1.0 तो 1.0 क्या थी? 4.0 डिजिटल थी और कृषि 1.0 यानी आखेट संग्रह से स्थायी कृषि और प्रारंभिक संक्रमण लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुई और पौधों और जानवरों के पालतू बनाने द्वारा चिन्हित थी। तो पहली कृषि आई वो 10,000 ईसा पूर्व आई थी, जिसमें पशुओं और जानवरों को पालतू बना देते थे और कृषि करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। 2 जो है दो औद्योगिक क्रांति। कृषि की औद्योगिक क्रांति यानी 18वीं 19वीं शताब्दी में मशीनीकरण, उन्नत फसल चक्र, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग द्वारा चिन्हित की गई। तीसरी जो थी उसमें हरित क्रांति 20वीं सदी में आई। इसमें क्या है? उच्च उपज वाली फसलें, किस्में, सिंचाई के नए साधन, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम उर्वरक, कीटनाशक को बढ़ाना आदि उपयोग शामिल किए गए थे। अब है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो 2005 में लागू हुई राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन था। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता, विपणन और निर्यात को बढ़ाना था। इसका लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि को और अधिक लाभकारी बनाना था। इसमें क्या है? उन्नत तकनीकों जैसे टिश्यू कल्चर, ग्रीन हाउस और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देकर फसलों की पैदावार में वृद्धि करना था। टिश्यू कल्चर, ग्रीन हाउस या ड्रिप सिंचाई नई तकनीकें बनाकर, और बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जी, फूल, औषधि पौधे, मसाले आदि की खेती का विस्तार करना। तो ये बागवानी है। करण को प्रोत्साहित कर परंपरा से बागवानी की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना कि वो अन्य फसलें भी ज़रूरत की उगाएं, और कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस और विपणन यंत्रों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना। बागवानी उत्पादकों के प्रसंस्करण के लिए वित्त सहायता प्रदान करना, यानी जो फसल उगा रहे हैं बागवानी में फल, फूल और सब्जियां, तो उनका प्रसंस्करण एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए उन्हें, और इसके लिए मशीनों के लिए वित्त प्रदान किया गया। और निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना है। निर्यात के लिए क्या करना है? गुणवत्ता के मानक को बढ़ावा दिया जाए। तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं? तो भारत में बागवानी क्षेत्र में उत्पादन पिछले एक दशक में 300 मिलियन टन से अधिक हो गया है, और ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस तकनीक और उत्पादन लागत कम हुई है। तो ड्रिप सिंचाई और ग्रीन हाउस तकनीक से लागत कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है। मशीन के तहत सब्सिडी और वित्तीय सहायता से किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रेरित किया, यानी सब्सिडी मिल जाती है उन्हें और वित्त की सहायता मिल जाती है, तो उन्हें इस तरह की फसलों की ओर उनका ध्यान गया है। बागवानी उत्पादकों का निर्यात 2014-15 में लगभग 2-3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़कर अब कितना हो गया? 4 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब किसानों की आय बढ़ाने में सफलता का आकलन, तो उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर परिवर्तन से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़े हैं किसान, तो उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। और जल संरक्षण और जैविक खेती से उत्पन्न लागत में कमी आई है।
यानी जल का संरक्षण हुआ है, ड्रिप सिंचाई की है तो, और उत्पादन की लागत जो थी उसमें भी कमी आई है। फिर प्रसंस्करण और निर्यात में अतिरिक्त आय स्रोत विकसित हुए हैं और अन्न का प्रसंस्करण किया है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में अगर उन्हें बदला है, जैसे आलू है तो उसकी चिप्स बना के बेचे हैं, तो उसके निर्यात में और अधिक वृद्धि हुई है और आय भी अच्छी प्राप्त हुई है, आय के स्रोत विकसित हुए हैं। यानी अब है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो एकीकृत बागवानी 2014-15 में लागू हुई और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसमें फल, सब्जी, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि बागवानी क्षेत्र की फसलों के समग्र विकास हेतु आई एकीकृत बागवानी। तो इसका केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसमें 60 से 40% वित्त पोषण था, यानी 60 केंद्र और 40 राज्य। पूर्वोत्तरों के लिए ये 90 और 10 में वित्त पोषण था। अब मखाना बोर्ड बनाया गया। तो हालिया केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई मखाना बोर्ड की। बोर्ड किसानों को सभी प्रसंस्कृत सहकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु समर्थन और व्यापार संबंधी तकनीक प्रदान करेगा, यानी किसानों को लाभ सुनिश्चित करेगा योजनाओं का और उनके व्यापार को तकनीकी प्रदान करेगा कि मखाने का उत्पादन किस तरह से और बढ़ाया जाए। फिर फसल वितरण, फसल पैटर्न पर एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह स्थान और समय के साथ बदलती है, यानी कहाँ किस तरह की फसल उगेगी तो समय के अनुसार अलग अलग माहौल के हिसाब से अलग अलग होती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र पर बुआई और परती का एक वर्षीय क्रम और स्थानीय व्यवस्था है, यानी एक क्षेत्र पर किस तरह की बुआई कटाई की जाएगी उसकी व्यवस्था ध्यान रखेगा। यह किसी दिए गए क्षेत्र पर फसल के प्रकार और उसकी मात्रा को दर्शाता है कि कितना क्षेत्रफल है, वहाँ किस तरह की फसल उगाई जा रही है, कितनी मात्रा में उगाई जा रही है, तो दर्शाता है। सो फसल प्रतिरूप है वो। फसल प्रतिरूप का महत्व क्या है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना, जल संसाधनों का संरक्षण करना, जल संसाधनों का संरक्षण और आर्थिक लाभ और किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक लाभ और किसानों की आय में वृद्धि, वही है सब। और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता और रोजगार के अवसर। तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है? तो विविध फसलें उगाने से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए गेहूं के बाद दलहन की फसल उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है और विभिन्न फसलें उगाने से मिट्टी की आवश्यक पोषक तत्व बनाए रहते हैं। फिर जल संसाधनों का संरक्षण, यानी सूखा प्रतिरोधी फसलों के चयन करके मिट्टी की बचत की जा सकती है, यानी मिट्टी में पानी की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में बाजरा, ज्वार जैसी कम पानी वाली फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर चौथा है आर्थिक लाभ और किसानों की आय में वृद्धि, यानी विविध फसलों की खेती से किसानों को बाजार की मांग के अनुसार विविध उत्पादन बेचने और अधिक लाभ कमाने के अवसर मिलते हैं। विविध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती से खाद्य पदार्थों की विविधता बढ़ती है, यानी विभिन्न प्रकार की फसलें की खेती होती है तो उससे विविधता बढ़ती है और देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए रबी, खरीफ, जायद की फसलें पूरे वर्ष खाद्य आपूर्ति बनाए रख सकती हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता, यानी विविध फसल पैटर्न अपनाने से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का असर कम होता है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा का असर कम होगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल रोधी फसलें जैसे जूट उगाई जा सकती है।
अब रोजगार के अवसर यानी विभिन्न फसलों की खेती से कृषि कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। बहुत सारी फसलें बनाएंगे तो कृषि कार्य बना रहेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफी बागवान में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार के अवसर वाली फसलें उगाएं। फिर निष्कर्षतः फसल पैटर्न कृषि क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फसल पैटर्न है कि अब अच्छा बना रहेगा, इससे पर्यावरण के संसाधनों की रक्षा भी होगी। अब है फसल प्रतिरूप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो फसल चक्र में बदलाव होगा जलवायु परिवर्तन के कारण, और फसल उत्पादन में गिरावट भी हो गई। सिंचाई पर निर्भरता में वृद्धि होगी। नई फसलों की ओर रुझान और रोग और कीट संक्रमण में वृद्धि। फसल चक्र में बदलाव यानी तापमान बढ़ने से फसलों की बुवाई कटाई का समय प्रभावित हो सकता है। पंजाब हरियाणा में गेहूं की बुवाई में देरी हो रही है क्योंकि ठंड का मौसम देर से शुरू होता है। और फसल उत्पादन में गिरावट यानी असमान वर्षा, सूखा फसलों की पैदावार को कम कर देता है। महाराष्ट्र में वर्षा अत्यधिक ज्वार और बाजरा का उत्पादन घट रहा है। तो सूखा और मतलब असमानता होती है, फसल के उत्पादन में गिरावट आ जाती है। और सिंचाई पर निर्भरता में वृद्धि। वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसानों को सिंचाई पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। उत्तर भारत में धान के लिए अब है उत्तर भारत में क्या है, धान की खेती के लिए भूजल पर अधिक दोहन करना पड़ रहा है। फिर नई फसलों की ओर रुझान। बदलते जलवायु परिवर्तन के अनुसार किसान पारंपरिक फसलों की जगह कम पानी वाली और सहनशील फसलें अपनाने लगे हैं। राजस्थान में गेहूं, बाजरा और चना जैसी सूखा रोधी फसलें अपनाई जा रही हैं। अब है रोग और कीट संक्रमण में वृद्धि यानी बढ़ते तापमान से नई बीमारियां, कीट संक्रमण अधिक हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में धान की फसल में ब्लस्ट रोग की घटनाएं बढ़ रही हैं। निष्कर्ष है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में फसल प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और किसानों को फसल विशिष्टता यानी सूखा रोधी फसलों और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए सहकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहे। अब है मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो भारत में खरीफ का मौसम केवल उत्तर भारत के संदर्भ में ही है, क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रकार की है, जिसमें ग्रीष्मकाल और शीतकाल में स्पष्ट व्यापक अंतर नहीं है अर्थात वर्ष भर लगभग एक ही प्रकार की जलवायु रहती है। तो मौसम के आधार पर उत्तर भारत में बदलता है मौसम थोड़ा। भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की मुख्य फसलें में अब भारत की प्रमुख फसलें चावल। तो फसल जो है इस चावल, तो ये खरीफ की और रबी की फसल है। यानी खरीफ की फसल है उत्तर भारत में और रबी की फसल है दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में लौटता मानसून से उसमें बारिश होती है। फिर तापमान इसको तो उच्च आर्द्रता के साथ 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर प्रति की वर्षा जो है इसको चाहिए होती है। 150 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा चावल को। फिर गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में चावल की खेती होती है। और इसे क्या है, भारत दुनिया में चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल में भारत क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर ये असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ओस, अमन और बोरो।
तो ओस अमन बोरो चावल की फसल की किस्म है। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार इसके बाद आते हैं। सर्वोच्च उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और सर्वोच्च प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब करता है, वैसे उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। शीर्ष राज्यों में पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। अब है गेहूँ। तो गेहूँ रबी की फसल है, यानी ये नवंबर दिसंबर के बाद बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका तापमान 27 से 32 सेंटीमीटर मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी कमी के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। मिट्टियाँ किसी की भी कमी के प्रति कम संवेदनशील होती हैं, तो इसमें गेहूँ उगता है। इसकी किस्म है, गेहूं की जो किस्म है, कल्याण, सोना, सोनालिका और हीरा। तो ये इसकी किस्म है, कल्याण, सोना, सोनालिका और हीरा। और चावल की किस्म थी ओस अमन बोरो। अब शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आता है। और सर्वोच्च उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से पंजाब है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। तो चावल में भी दूसरा और गेहूं में भी दूसरा। अब दालें। तो दालों में क्या है? तो तापमान इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसमें 20 से 27 होना चाहिए। और गेहूं के लिए 27 से 32 था। अब है तो दालों के लिए तापमान थोड़ा कम है चाहिए। वर्षा 25 से 60 सेंटीमीटर, यानी वर्षा भी और कम ही चाहिए 25 से 60 के बीच में। मिट्टी तो बुलाई और दोमट मिट्टी चाहिए। शीर्ष दलहन में उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और राजस्थान, महाराष्ट्र है। पहले मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र का स्थान है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालों में अरहर है, पहली अरहर है, फिर उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है और चना है। दलहनी फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर सभी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता में मदद करती हैं। इसलिए इन्हें अधिकतर अन्य फसलों के साथ चक्रानुक्रम में उगाया जाता है, यानी पहले दूसरी खेती उगाएंगे और फिर दलहनों की खेती उगाएंगे एक ही साल में। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक एवं देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दलहन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 15% और कुल वैश्विक खपत में 27% है। यानी उत्पादन विश्व का 15% करता है और खपत जो है 27% करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान दालों के कुल उत्पादन में 18% की वृद्धि हुई है। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य हैं। भारत में क्या है, चना और कई अन्य दालें फसलों में आत्मनिर्भर है। तो चना में भारत आत्मनिर्भर है। केवल अरहर और उड़द के लिए भारत को क्या करना, आयात करना पड़ता है। फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मिजोरम, तंजानिया, सूडान और मालवी से दालों का आयात करता है। तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, म्यांमार से और मोजाम्बिक जो चैनल जैसे देश हैं, तंजानिया है, सूडान है, अफ्रीका के, तो वहाँ से दालों का आयात करता है भारत। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई। तो 25-26 में के लिए की गई और उद्देश्य इसका दालों के उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। समय अवधि 6 वर्ष के लिए है। इसके लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है दालों के लिए। इसका लक्ष्य 2029 तक देशों में दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता की समाप्ति को, मतलब आयात होता है जो उसको समाप्त करना है 2029 तक के लिए। तो व्यापक रूप से उपभोग करने वाली 3 किस्मों जैसे तुअर यानी अरहर की दाल का सबसे उपयोग होता है, फिर उड़द का, फिर मसूर के उत्पादन पर विशेष फोकस करना है इसका लक्ष्य। अब है तिलहन फसलें। तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। तो तिलहन के मामले में चौथा है
और शीर्ष 3 देश कौन है? तो सबसे पहले तिलहन में अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। भारत चौथे स्थान पर आता है। विश्व स्तर पर खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का 20.8% हिस्सा भारत में है। तो विश्व में कुल क्षेत्रफल जो है खेती का 20% भारत में है। जो वैश्विक उत्पादन का 10%, यानी विश्व में उत्पादन जो होता है तो 10% उत्पादन भारत में होता है तिलहन का। भारत में सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्यों में कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। तो यहाँ इन तीनों में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन होता है। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल, यानी राष्ट्रीय तेल मिशन पाम ऑयल जो है तो वर्ष 2021 में शुरू होगा पाम ऑयल के लिए और केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक करना है, यानी उत्पादन 10 लाख हेक्टेयर बढ़ाना है। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2025-26 तक कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाकर 11.20 लाख टन करना है, यानी उसका उत्पादन बढ़ाना है। ऐसे 9 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना है, यानी प्रति व्यक्ति क्या करे 19 किलोग्राम तक पाम ऑयल का उपभोग करे, तो इसके स्तर तक बढ़ाना है। भारत में पाम ऑयल कैसा है? तो भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक वानस्पतिक तेल की खपत का 40% हिस्सा है। तो भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है और वानस्पतिक तेल जो है उसकी खपत का 40% हिस्सा है भारत में है। साथ ही भारत द्वारा विगत वर्षों में घरेलू उत्पादन की तुलना में वानस्पतिक तेल के आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में 40% तक तो खपत होता है, तो घरेलू उत्पादन की तुलना में क्या है आयात में वृद्धि हो गई है। तो वैकल्पिक वानस्पतिक तेल की कम आपूर्ति तथा मांग बढ़ने के कारण मांग बढ़ गई है और आपूर्ति कम है, तो हाल के वर्षों में भारत में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी हुई है। तो भारत में पाम ऑयल की तेजी हो गई, तो भारत द्वारा प्रति वर्ष 8 मिलियन टन पाम ऑयल की खपत, जिसका आधे से अधिक हिस्सा इंडोनेशिया से आ जाता है। तो पाम ऑयल की खपत 8 मिलियन टन पाम ऑयल की खपत है और आधे से इसका ज़्यादा हिस्सा इंडोनेशिया से आता है। तो भारत में खाद्य तेल की मांग कैसी है? कुल खाद्य तेल मांग 24.6 मिलियन टन है, यानी 24 मिलियन टन तो खपत होती है खाद्य तेल की, जिसमें घरेलू उत्पादन 11 मिलियन टन घर में यानी भारत में 11 ही मिलियन टन उत्पादन हो पाता है तेल का। तो वर्ष 2020-21 की कुल खाद्य उत्पादन की जो मांग है वो क्या है 1,15,000 करोड़ रुपए के आयात के माध्यम से पूरा हो रहा है, तो आयात करना पड़ रहा है यानी। तो पाम ऑयल को 97%, सोयाबीन तेल 22% और सूरजमुखी का तेल 15% और कुछ मात्रा में कैनोला गुणवत्ता वाला सरसों का तेल, तो ये सब क्या है आयात करने पड़ते हैं। इतना सारा तेल, सोयाबीन का तेल 22% आयात करना पड़ता है। तो भारत की क्योंकि उत्पादकता उतनी नहीं है तेल के मामले में, तो इसलिए तेल महंगा है। अब कपास है, तो फसल का प्रकार खरीफ है। कपास जो है तो इसका प्रकार क्या है? खरीफ की फसल है ये, यानी वर्षा जब होती है तो जून जुलाई की तब उस समय बोया जाता है। किसमें क्या है इसकी लॉन्ग स्टेपल, यानी लॉन्ग स्टेपल इसकी किस्म है, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल। तो स्टेपल ध्यान रखना है कि लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल कपास की किस्में हैं। इसके लिए तापमान तो 21 से 30 के बीच तापमान चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। काली मिट्टी और अत्यधिक पानी धारण करने वाली मिट्टी में ये उगता है कपास। फिर शीर्ष कपास उत्पादक में तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र तो है ही, तेलंगाना वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाला भी। फिर सर्वोच्च उत्पादकता गुजरात में होती है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है और विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में दूसरे स्थान पर चीन है। तो भारत में है और दूसरे स्थान पर चीन है।
अब है गन्ना। तो फसल का प्रकार, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की है। तो अपने यहाँ बारिश के समय उगाया जाता है, यानी बोया जाता है, तो जब मानसून आता है जून जुलाई के समय। इसका लिए तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए गन्ना के लिए। अब वर्षा कितनी? तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी तो चिकनी मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, तो इन सब मिट्टियों में ये गन्ना हो सकता है। तो मुख्य उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हर जगह होने लगता है, फिर उत्तराखंड और पंजाब वाले भी करने लगते हैं। सर्वोच्च उत्पादन लेकिन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर हिसाब यानी भूमि के हिसाब से नापें तो तमिलनाडु में सबसे अधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन वाला देश ब्राज़ील है, तो सर्वाधिक उत्पादन लेकिन ब्राज़ील में होता है। अब है चाय। तो तापमान इसके लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और वर्षा 150 से 300 तो चाहिए ही है। इसकी मिट्टी तो मिट्टी दोमट मिट्टी जो प्रकृति में अम्लीय और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। इसके उत्पादक राज्यों में असम सबसे आगे है, असम है, दार्जिलिंग है यानी पश्चिम बंगाल, और फिर मेघालय, केरल और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक भी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले असम है, फिर मेघालय है, असम यानी असम वाला हिस्सा, फिर दार्जिलिंग वाला हिस्सा, फिर मेघालय वाला, फिर केरल आ जाते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक आते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में डुअर्स, तराई और दार्जिलिंग 3 प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी डुअर्स है, तराई है और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के हैं जी। सर्वोच्च उत्पादन तो असम में होता है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था, तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इस मामले में, चाय में। फिर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो यूएन द्वारा घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, 21 मई को। अब है कॉफ़ी। तो इसे तापमान क्या है? 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा तो है 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। और पानी, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जो है, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी ढलान वाली मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का आदर्श रूप में पीएच जो है 5 से 6 के बीच होना चाहिए। पीएच 5 से 6 के बीच पीएच वाली अच्छी मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी, और वो इसकी कॉफ़ी के लिए अच्छी है। कॉफ़ी को छाया में उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक जो हैं कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दक्षिण भारत के तीनों राज्य कॉफ़ी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, और सर्वश्रेष्ठ कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। तो चीन चाय में था, ब्राज़ील गन्ना में था, और ब्राज़ील अब कॉफ़ी में है। खाड़ी पहाड़ी ढलानों या लगभग समतल जमीन पर पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ सामग्री वाली उथली मिट्टी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए आदर्श है, यानी पहाड़ी ढलान वाली होनी चाहिए, तो समतल जमीन हो और पर्याप्त उसमें कार्बनिक पदार्थ हों। अब है मोटा अनाज। तो मोटा अनाज छोटे दाने वाले अनाज फसलों का समूह है, यानी मोटा अनाज में क्या होता है? छोटे दाने वाले फसलें उगाई जाती हैं, जिसका उपयोग भोजन एवं चारे दोनों रूप में किया जाता है। वर्तमान में विश्व भर में अलग अलग रंगों वाले इन अनाजों की लगभग 600 किस्में पाई जाती हैं, और वर्तमान में ये 130 से अधिक देशों में उगाए जाते हैं। तो 130 से ज़्यादा देशों में मोटे अनाज उगाए जा रहे हैं, और पूरे एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोग परंपरागत भोजन के रूप में से खाए जाते हैं।
इसके अंतर्गत कौन आता है? तो मक्का, राई, ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो और समा आदि को शामिल किया गया है। ये अनाज पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, अतः ये बच्चे, ज़्यादा शरीर मेहनत करने वाले और कामगारों या वृद्ध व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर इसकी बुआई के लिए कम जल और श्रम लागत की आवश्यकता होती है, यानी कम जल लगता है, कम श्रम की लागत होती है। मोटे अनाज की कृषि सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने के साथ साथ फसल की कम अवधि, मतलब कम अवधि में उगता है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी उग सकता है, उच्च कीट प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं तथा उर्वरकों की न्यूनतम उपयोग के कारण महत्वपूर्ण होते हैं। तो उर्वरक इसमें बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। उच्च कीट रोधक क्षमता के कारण इसमें कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़ता है, यानी कीट रोधक होते हैं इसलिए कीटनाशक नहीं डालना पड़ता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट की कमी होती है, यानी कार्बनिक पदार्थ नहीं होते उसमें। वह ज्वार, बाजरा, रागी तो ये हैं, तो इनका फसल प्रकार खरीफ है। तो जो खरीफ प्रकार की फसलें हैं, यानी जब वर्षा होती है तब उगाई जाती हैं। इसमें तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी निम्न जलोढ़ और दोमट मिट्टी में उगती हैं ये ज्वार, बाजरा और रागी। तो ज्वार जो है कम या बिना सिंचाई वाले नम क्षेत्रों में उगाई जाने वाली वार्षिक आधारित फसल है। बाजरा कैसी है? रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती है। रागी लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती है। शीर्ष जोन है बाजरा उत्पादन में सबसे ज़्यादा राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। रागी का राजस्थान है, कर्नाटक, महाराष्ट्र है और ज्वार में महाराष्ट्र है पहले। ज्वार में महाराष्ट्र पहले है, फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 2021 में अपने 75वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया। तो 2021 में अपने 75वें जो हुआ था, तो उसमें 2023 को उन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया। अब है मक्का। तो फसल का प्रकार मक्का कैसी है? खरीफ की फसल है, यानी ये भी जब बारिश होती है तब बोई जाती है। इसके तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा 50 से 100 के बीच। जलोढ़ मिट्टी में उगता है और दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है 7वां उत्पादक देश है मक्का में। मोटे अनाज की समक्ष चुनौतियाँ। मोटे अनाज जो हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की अनुपलब्धता है भारत में, और अनाज की कम सेल्फ लाइफ है, यानी कम समय तक रखा रहेगा। शोधन की कमी है। प्रसंस्करण के लिए मशीनों की कमी है, यानी उसका कुछ और बना कर रखें तो इसके लिए मशीनों की कमी है। फिर बाजार अंतराल की समस्या, यानी बाजार में आसानी से नहीं बिकता तो उसकी भी समस्या है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयास। तो भारत ने पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 को मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। 2018 को क्या किया? राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। और केंद्र सरकार ने 2011 से 14 के मध्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपयोजना, यानी मोटे अनाज के गहन संवर्धन को से पोषण सुधार हेतु पहल की, जिसके तहत मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मोटे अनाज के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जैसे 2021 में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी गई, जिससे पहले मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाता था। तो इसके तहत क्या है? राज्य सरकारों को विद्यालय में दिए जा रहे भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने की सलाह दी थी कि मोटे अनाज भी वो खिलाएं बच्चों को। फिर केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों से निर्मित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और पोषण में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने के लिए पोषण युक्त अनाज के निर्यात संवर्धन फोरम का गठन किया था कि मोटे अनाज को खाने में शामिल किया जाए। अब है बांस मिशन। जो बांस होता है सो 2018-19 में शुरू हुआ। इसे केंद्र प्रायोजित योजना है ये बांस के लिए।
कृषि आयात में वृद्धि करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने में योगदान देने के लिए, यानी कृषि की आयात में क्या है, कृषि आयात में वृद्धि करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में योगदान देने के लिए गैर वानिकीय सरकारी और निजी भूमि पर बांस रोपण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ावा दिया, यानी गैर वन जहाँ वन नहीं लगे हैं और निजी भूमि भी है तो वहाँ भी बांस की खेती की जाए, यानी बांस उगाए जाएं। बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया है और भारतीय वन अधिनियम 1927 में 2017 में इसमें संशोधन किया, तो बांस अब वृक्ष नहीं है, तो वृक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे जो अधिनियम था 1927 का और 2017 का, तो उसमें संशोधन हो गया है। परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति बांस और उसके उत्पादकों की खेती और व्यापार कर सकता है, कोई भी उगाएगा, कोई भी व्यापार कर सकता है और बिना कटाई या पारगमन की अनुमति की आवश्यकता की, यानी उसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी अनुमति लेने की। अब है राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम। भारत में लकड़ी, बांस और अन्य उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए लॉन्च, तो लकड़ी है, बांस है और अन्य वन के उपज है, तो उनके निर्गमन सुविधा, निर्बाध पारगमन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम, यानी केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपजों के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी करना, NTPC वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में लॉन्च किया गया। अब भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वन, लकड़ी और वन प्रमाणन योजना, तो केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी है इसकी कौन, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। इसका लक्ष्य क्या है, लकड़ी उद्योग से संबंधित निजी इकाइयों द्वारा लकड़ी के प्रयोग हेतु प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था, यानी लकड़ी उद्योग करने के लिए उसके लिए प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था की गई है और उसको उद्देश्य वन और उसके उत्पादों के प्रबंधन के सतत विकास करना है। तो योजना के तहत लकड़ी उद्योग से संबंधित निजी इकाइयों द्वारा लकड़ी के प्रयोग हेतु प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था एवं इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में निजी हितधारकों को भी सम्मिलित करना। इस हेतु भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद का गठन किया गया, जो एक बहुहितधारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। अब सुपर फूड मखाना,